नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? चलिए, धन्यवाद। आइए काम करते हैं, सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमको तो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पहले था, है ना। लेकिन चलिए, अब इंटरेस्ट आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने से है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किसी ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रेंगल के प्रत्येक साइड को डबल कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एट फर्स्ट आपको ये जानना होगा कि ट्रेंगल कौन सा है, ये यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। और जब ट्रेंगल डिफाइन नहीं किया गया है तो मैं अपने सुविधानुसार कोई भी ट्रेंगल मान सकता हूँ। अब मैं अपने सुविधानुसार ट्रेंगल मानूंगा तो समबाहु ही मानूंगा, इक्विलेटरल ही मानूंगा, है ना। अब आप बताओ, अगर मैं इक्विलेटरल मान लेता हूँ तो इस क्वेश्चन में ट्रेंगल डिफाइन नहीं था कि कौन सा ट्रेंगल है, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रेंगल समबाहु त्रिभुज मान लिया है। इसने कहा कि आप साइड को डबल कर दीजिए, तो एक काम कीजिए, इसके साइड को आप ए मान लीजिए। जैसे आप इसका साइड ए मानते हैं तो डबल करेंगे तो इसका साइड क्या हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा। ठीक है। हमें कहा एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब एरिया अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो देखो इसकी एरिया क्या होगा, √3/4, और ये मेरा साइड स्क्वायर, और यहाँ भी √3/4 और ये मेरा साइड स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसका रेशियो लेने जाते हैं, √3/4 से √3/4 चला जाएगा, ये हमारा 1:4 रहेगा। अब 1:4 अगर है, ठीक है, तो आप बताइए, पहले एरिया 1 था, अब एरिया 4 है। कौन इस टाइम पर फोन कर रहा है यार? ध्यान दीजिए, पहले एरिया 1 था, अब 4 है। बताओ एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, 3 का इंक्रीज हुआ, किससे, 1 से, और इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 300%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 300% हो गया। आप में से जिनका भी 300% आया होगा सही रहा होगा। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेमी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ध्यान दो, सबसे पहली बात, सर्कल कोई भी हो, रेडियस होगा तभी तो एरिया फाइंड करेंगे। आपको पता होगा सम इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होता है वो a/2√3 होता है। ठीक है। और जो सरकम रेडियस होते हैं वो a/√3 होते हैं। अब आप यहां पर देख लीजिए, साइड कितना है, साइड हमारे पास 12 है। अगर √3 से हम इसको काटेंगे तो 4√3 होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सरकम रेडियस हो गया। तो आपने इस तरीके से यहां पर देख लिया, ये मेरा सरकम रेडियस है, और जब सब सरकम रेडियस सामने है तो हमें इसकी एरिया फाइंड करना है। और जब हम इसकी एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखते रहना। अरे सर्कल कोई भी होगा, एरिया तो पाई स्क्वायर ही होगा। तो पाई और आर हमारा 4√3 है, स्क्वायर करेंगे, ये हमारा 48 पाई हो जाएगा। तो 48 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये हमारा 2 नंबर था। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, और एक हमारा लीनियर इक्वेशन भी दिया हुआ है। हमसे कह रहा है बताओ सर k का मान क्या हो जाएगा। अब x बराबर इतना और y बराबर इतना इसके हल हैं, तो याद रखना किसी इक्वेशन का अगर कोई हल है तो वो हल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करेगा। आओ जरा सा वेरीफाई कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2k-1, और यहाँ पर 5, और y की वैल्यू कितना है, k। ठीक है। और -7 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा 6k और -3, -5k और -7 बराबर 0। 6k में 5k जाएगा तो k होगा, -3 -7 -10, जो उस पर जाके +10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, +10। ठीक है। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है ये। चलिए ऑप्शन नंबर 4 की ओर चलें। 4 नंबर ऑप्शन देखें। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, AB बराबर 10 सेमी है, भुजा AB और AD संगत ऊंचाई 7 और 8 है, AD का मान क्या हो जाएगा।
अब आप देखो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हो ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें ए बी का मान 10 सेमी दिया हुआ है, अच्छी बात है। क्या बोला है, ए बी और ए डी की संगत ऊंचाई। ए बी और ए डी की संगत ऊंचाई का मतलब समझते हो, ए डी की संगत ऊंचाई का मतलब है कि सामने वाले वर्टेक्स से ए डी पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये ए डी का संगत ऊंचाई हो गया। फिर क्या बोला, ए बी की संगत ऊंचाई, कोई बात नहीं, ए बी के सामने वाले वर्टेक्स से ए बी पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये ए बी की संगत ऊंचाई हो गई। क्या दिया हुआ है, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट 7 है और ए डी का 8 है। तो देखो ए डी का साइड, ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो 8 है, और ए बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना वो हमारा 7 है। क्या चाहिए मुझे, मुझे ए डी का लेंथ चाहिए, कोई बात नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। आज अगर हम बेस इंटू हाइट करने जाएंगे तो इधर से बेस आप देख लो कितना है 10, और 10 सेमी बेस का जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है वो हमारा 7 है। फिर देखो ये वाली बेस कितना है, ये हमारा ए डी है, और ए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसको इक्वेट कर दिया। आप सॉल्व करिए, ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 है। यहाँ से ए डी का मान क्या होगा, ये अपना 35 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, यानी 8.75। ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप में से जिनका ऑप्शन नंबर बी आया होगा करेक्ट रहा होगा, ठीक है। चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहा इसको समझिए। ये एक डायग्राम दिया है जिसमें कह दिया कि ओ हमारा सेंटर है, ए बी एक हमारा कोड है, ठीक है, और ओ डी सेंटर से डाला हुआ इस पर परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है। बी सी इस वृत्त का व्यास है, बी सी जो है ना वो डायमीटर है, अच्छी बात। तो बताइए ए सी की वैल्यू क्या होगा। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, कहोगे क्या। सबसे पहले हम यहां पर ये चीज देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये हमारा डायमीटर है, समझने की कोशिश करना। अगर ये मेरा डायमीटर है तो डायमीटर के द्वारा सरकमफेरेंस पर परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 90 है और यहां पर भी 90 है, आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे और ट्रांसवर्सल के एक ही ओर अगर 180 डिग्री बन रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल होंगे यही हमारा 180 होगा, है ना। अब ये 180 अगर है तो निश्चित ही ये दोनों पैरेलल है। वही बात है, यहाँ डायमीटर के कारण 90 हुआ, ई 90 पहले से था। तो देख लो जब दो लाइन कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे एक ही ओर के इंटीरियर एंगल 180 है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब दूसरी बात क्या, अगर बी सी डायमीटर है तो ओ तो इसका सेंटर होगा, तो सेंटर होगा तो इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, इट मीन्स क्या हो गया, इसे अगर हम एक ट्रायंगल मानेंगे तो ये ट्रायंगल के इस साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम काम करेगा। कैसे, किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल जाने वाली लाइन इसको भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी, और इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और लंबाई में आधी होती है, यानी ए बी जो होगी इससे आधा हमारा ओ डी होगा। तो ए बी पैरेलल टू ओ डी हो जाएगा, साथ ही साथ ए बी का आधा जो होगा वो हमारा ओ डी होगा। तब तो ए बी बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओ डी। तो ये जो ए बी है वो ए डी का डबल होगा, है ना। तो ओ डी का डबल ए बी होगा, ओ डी का डबल हमारा ए बी हो गया। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। क्या चाहिए था मुझे, ओ ए बी नहीं है मेरे दोस्त, ए बी नहीं है यहाँ पर, ये हमारा ए सी है, ए सी। तो ए सी पैरेलल टू ओ डी, है ना, और ए सी का आधा ओ डी होगा, तो ए सी का आधा ओ डी हो गया। तो फाइनली यहाँ से ए सी बराबर क्या हो गया,
ट्वाइस ऑफ ओडी। तो AC का मान हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप में से जितने लोगों ने इसे किया होगा एकदम करेक्ट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। एकदम काम करो अच्छे से, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा काम होने वाला है। और देखो नवीन सर ने आज क्या किया है, एक स्टूडियो को तुम्हारे इस गुरुजी के लिए महावीर कॉलोनी में स्पेशलाइज कर दिया है। यानी एक स्टूडियो स्पेशल यहाँ से खोल करके वहाँ पर नया स्टूडियो लगा दिया गया। और मेरे दोस्त वो स्टूडियो मेरे हवाले कर दिया गया है। यानी कल से उस स्टूडियो पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। और रात में जो हमारी क्लास होगी, एस्टेट वाली क्लास होगी, सारा चीज़ हम आपको एकदम प्रॉपर वे में करा पाएंगे, क्योंकि वो स्टूडियो हमारे लिए स्पेशल है। तो टाइम में कोई भी अप डाउन नहीं होना, एकदम फिक्स टाइम पर हम लाइव होने वाले हैं और कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा काम भी आपके लिए करूं, ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो। और कहते हैं कि लास्ट टाइम पर जो बेहतरीन जो अभी अब से जो आगे क्रूशियल टाइम है, यहाँ पर जो अच्छे से काम करेंगे उनका काम बहुत अच्छा होगा। तो प्लेटफॉर्म में जुड़ने के ये फ़ायदे आपको होंगे। मैं किसी भी हद तक आपके रिजल्ट के लिए जा सकता हूं, जैसा कि मैं 2.0 3.0 में भी गया था, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है पहले देखो। हमें कह रहे कोड AD डायमीटर AC के पैरेलल है। देखिए ये हमारा सेंटर है, AC हमारा डायमीटर है। अब AC डायमीटर है, AC हो गया डायमीटर, और ये AD हमारा एक कोड है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अच्छी बात है। अभी तुरंत मैंने आपसे एक चीज़ बताया था कि जो डायमीटर होता है ना, वो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, व्यास परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, ठीक है। फिर देख लो CE एक कोड है, एक ही कोड के द्वारा सर्कल के एक ही पार्ट में सरकमफेरेंस पर समान एंगल बनता है, ठीक है। ये आपका सेंटर है। तो आप देख लीजिए CE जो कोड है उसके द्वारा यहाँ 65 है, तो यहाँ भी कंफर्म 65 ही होगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल। अब आप सोच लो थोड़ा सा कि जो आपका AC है, ओके, जो आपका AC है और जो आपका DE है, ये दोनों पैरेलल है। और पैरेलल भी इस तरह से है कि यहाँ पर देखा गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एकदम ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब सोचिए यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर 65 है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। आपने क्या पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल है 180 होगा। अब 180 होगा तो एक काम करो, यहां तो नहीं मालूम, इसको x मान लो। जैसे ही आप इसको x मानोगे तो x प्लस 90 और प्लस 65, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर बनेगा 180। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो ये आपने यहां पर निकाला है 25। क्या चाहिए आपको, DEC चाहिए, तो DEC मिल गया 25। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनका 25 आया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, एकदम करेक्ट बहुत लोगों ने बनाया है। चलो अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर को देखते हैं, ये क्या है। एक शीत भंडार गृह की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है और हाइट हमारा 3 है। चारों दीवारों का एरिया दिया है, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, लेंथ विड्थ का डबल है, यानी अगर चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई क्या होगा, डबल। और इसकी हाइट कितना है, तो हाइट इसका 3 मीटर है। अब क्या बोला, इसके दरवाजा सहित चारों दीवार, इसका मतलब 2 × L + B और × H, यही है चारों दीवारों का एरिया। और ये चारों दीवारों का एरिया है कितना, 108 मीटर स्क्वायर। तो ये 2 L + B, तो L + B करने जाएंगे तो 2 और 1 3x हो जाएगा, है 2 × 1 3x, और ये हमारे पास 3 मीटर बराबर 108 मीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए, 9 दूनी 18, 18 6 108, x का मान हमारा 6 हो जाएगा। अब x का मान जैसे ही हमारा 6 हो जाएगा, ये मेरा 6 है और ये मेरा 12 है, ये मेरा 6 है और ये मेरा 12 है। क्या कह रहा है हमसे, इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, वॉल्यूम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे
तो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच ही तो होता है। एल कितना 6, बी कितना 12 और ये कितना 3। अब देखिए 72 और 3 216, 216 मीटर क्यू हो जाएगा। तो 216 मीटर क्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन एक मीन का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा चरमान डाटा दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसने क्या किया है कि एक डाटा को हिडन कर दिया है और इसने मीन निकाल कर दे दिया। अब मुझसे वही हिडन डाटा मांग रहा है, क्या हो जाएगा। देखो आपने मीन पढ़ा होगा, आप सबको पता है मीन सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। तो मीन तो दिया हुआ है 12.58, लेकिन सिग्मा एफ एक्स कैसे, तो हमें एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय थोड़ी ना है। एफ एक्स हमें फाइंड करना होगा, ध्यान से देखो, एफ एक्स हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, चलो तो एफ एक्स हमें फाइंड करना होगा, एकदम आराम से देखो कैसे एफ एक्स फाइंड करते हैं। अगर हम एफ एक्स फाइंड करने चले जाए यहाँ पर, एफ इंटू एक्स, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, और ये 24 और 2 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 7p हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप बैठा सकते हैं। एफ एक्स क्या है, ये 50 और 50 100, 160 260 हो जाएगा, 260 264, ये हो जाएगा 260 260 520 और 4 524, तो 524 और प्लस में 7p, और बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी देख लो 7 8 15 15 और ये 22, कितने 37 7 44 और 6 50, ये हो जाएगा हमारा 50। अब डेसिमल हटाओगे यहाँ पर 2 जीरो होगा, 50 से 2 बार में जाएगा, इसको काटेंगे 629, आके घटेगा 524 बराबर 7p, 105 और ये 7p है, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 आप सबका आया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, एस्टेट की क्लास शुरू हो जाएगी आज से, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टेट की क्लास शुरू हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये देखो क्या है, यदि अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक हैं, जीरोज हैं, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो इसका वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है ना, तो इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन कर लो, यहाँ पर क्या रहेंगे अल्फा, यहाँ पर क्या रहेंगे बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो देखना अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b/a, तो 5/4 हो जाएगा। आइए उसी को पुट कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा -1/4 है, और अल्फा प्लस बीटा 5/4 है, तो माइनस का 5/16, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का आलेख y एक्सिस को अगर निगेटिव दिशा में प्रतिच्छेद करता है तो c का चिन्ह क्या होगा। तो c का चिन्ह भी मेरे दोस्त निगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 से छोटे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। परिवृत्त की त्रिज्या आप सबको पता है साइड अपॉन √3 होता है। अगर रेडियस हमारा 6 आ गया है, तो यहाँ से साइड फाइंड करेंगे तो ये 6√3 हो जाएगा। ठीक है, साइड 6√3 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो। अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से,
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन माइनस कॉस, क्या होगा इसका वैल्यू। ऑप्शन बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है, थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिग्री वैल्यू में हो सकता है दो दो ऑप्शन का लफड़ा हो जाए, होना ही होना है, ठीक है। और थोड़ा कैलकुलेशन भी उस तरह का हो जाएगा। तो हम यहाँ डिग्री वैल्यू ना रख करके, क्योंकि ऑप्शन वेरी क्लोज और बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल बेसिक का यूज़ करते हैं जो बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर जब बेसिक से टफ लगने लगे तो आप कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन क्लियर रहे तो भी आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए कैसे हो जाएगा तुरंत में। ये टेन थीटा क्या है आपका, साइन बाय कॉस है। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा कॉस और माइनस साइन, ठीक है। नीचे वाला कॉस एलसीएम जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और देखिए प्लस यहाँ क्या करते हैं, साइन माइनस कॉस है ना, तो मेरा मन कर रहा है क्या करें, माइनस कॉमन कर लेते हैं। ये साइन क्यूब थीटा को एज इट इज रहने दें और यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला जो है ये आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा भाई, ये कॉस माइनस साइन, एलसीएम ले लो डायरेक्ट, उतना टाइम थोड़ी ना है। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे कॉस और माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ वही यहाँ एलसीएम आ गया, ठीक है। ये कॉस क्यू ये साइन क्यू और बीच में प्लस माइनस माइनस, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए और माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बोले तो कॉस और इंटू साइन, ये हमारा ए बी, ठीक है। अब देख लीजिए कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन चला गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में ये हमारे पास कॉस इंटू साइन हो जाएंगे। यानी आप बड़े आराम से ऑप्शन नंबर सी निकाल पाएंगे। सी आपका आंसर रहा होगा, सब लोगों ने सी बनाया होगा, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त। आ जाओ, हमारा ये 12 नंबर सवाल था, 13 नंबर पर आते हैं, 13 नंबर को देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आप लोग यहाँ पर माइनस कर लेना, यहाँ पर माइनस कर लेना, ठीक है भाई। कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, एक तो वहाँ माइनस का साइन नहीं था और दूसरी बात मेरे दोस्त क्या है, वास्तविक है और समान है, वास्तविक और समान, ठीक है। अब देखो वास्तविक रूट रियल और इक्वल होने की स्थिति में क्या होगा, अगर रूट रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब क्या है, बी स्क्वायर, ध्यान देना, बी स्क्वायर बराबर 4ac कर सकते हो। तो देखो बी किसको बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो ये आपका पूरा बी है। तो बी स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ए डी प्लस बी डी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2a, ठीक है। 2ab कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर मैंने कर लिया बराबर 4ac। आप 4ac करने जाएंगे, 4ac, ए के जगह पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये हमारा ए है, और इंटू सी के जगह पर क्या है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। अब आप काम कीजिए, आप जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 4b स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डी बराबर। अब इधर आप देख लो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ देख लो भाई ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। मैंने क्या किया,
आराम से 4AC कर दिया, 4A और C मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। 4A² B² से 4A² B² कहीं जाने वाला नहीं है क्या? नहीं, ये तो जाने वाले में से नहीं है। 4B² D² जाने वाला है क्या? हाँ, ये तो आपका कैंसिल आउट होने वाला है। ओके, तो ये कहीं पर कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है कि कैंसिल आउट जिसको होना था B² मैंने किया है, तो AB और BD है। कुछ तो प्रॉब्लम इसमें रह गया। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। हम्म प्रॉब्लम है कहीं पर। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, देख लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको ठीक करेंगे ना, और नहीं होगा अंतिम में तो फिर छोड़ देंगे, करेक्ट करके फिर दूसरे दिन कराया जाएगा। इसका क्या दिक्कत है? देखो जरा सा क्या हो सकता है। B², अगर B² करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और AB और प्लस CD का होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² और प्लस 2AB। ठीक है, 2AB। और इधर देखो 4AC, तो 4, और अगर A और C करने जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे, तो A²C², तो ये मेरा A²C² होगा। अब A² D² है, तो A² D² कीजिए, 4 से गुना भी करते रहिए, मैं तो एक बार लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। 4A और C कितना है? C² और D²। देखते हैं, यहाँ पर हमारा 4A², 4A² C², 4A² D², ठीक है, 4B² C², B² C² और 4B² और D²। अब देखिए, कुछ अगर कैंसिल आउट होने वाला है तो आप कर सकते हैं। यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, 4, ये हमारे पास A² B², ये क्या हो जाएगा? 4C² D², 2ABCD। ठीक है, अब देखो जरा कैंसिल आउट करके, कोई जाने वाला है? 4C² D² है ना, और 4A² B²। कुछ तो प्रॉब्लम इसके अंदर हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन का इशू है, क्वेश्चन का इशू है, प्लस माइनस का भी इशू है। ठीक है, रहने दो, इसको चेक करके उसके बाद कराया जाएगा, ज़्यादा हेडेक ना लो। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कहोगे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक इनमें से कोई आंसर नहीं जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर जाएगा। जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक नन ऑफ दीज आंसर जाएगा। ठीक है, कोई आंसर इनमें से नहीं जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, जो कर रहा था, तो
उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ चेंजिंग होना है और एग्जैक्ट चेंजिंग मेरे ब्रेन में आ नहीं रहा है, क्वेश्चन रट के थोड़ी ना बैठे हैं, तो इसको करेक्ट करके फिर दूसरे दिन आपको करा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो। अब इसको देखो, ये क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, हमें कहाँ बताइए सभी पद को जोड़ के क्या हो जाएगा। अब आप बताइए ना, अगर फर्स्ट टर्म, यहां देखना, फर्स्ट टर्म अपने पास ए है, ठीक है, और सेकेंड टर्म बी है, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म nth टर्म बोलो या फिर एल बोल दो, ये हमारे पास 2a है, ठीक है। अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस लेने जाएं तो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। क्या मांगा है हमें, सभी पद को जोड़ करके मांगा है, तो लीजिए Sn निकालिए, हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा 2a है। तो यहाँ से हमारे पास हो, जब तक n का मान नहीं आएगा तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और n का मान हम यही ले आएंगे। n बराबर होता क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट हमारे पास 2a है, अब माइनस फर्स्ट हमारे पास a है, अब एक कॉमन डिफरेंस हमारा b माइनस a है और प्लस 1। तो यहाँ पर अगर एलसीएम भी लेंगे तो b माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर जब b माइनस a हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये अगर b माइनस a आ जाएगा यहाँ पर, तो फाइनली बचेगा केवल और केवल b, क्योंकि a से a तो आपका खत्म ही हो जाना है। तो यहाँ से लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1, आराम से हमारे n का मान आ गया, n का वही मान यहाँ पुट कर दो, तो n का जो मान आया है b बाई क्या, b माइनस ए, b बाई b माइनस ए, ठीक है। तो n का मान आ गया है b बाई b माइनस ए, ओके, और बाई में कितना है 2, और ये हमारा हो जाएगा 3a, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा 3ab बाई 2 इंटू बी माइनस ए, यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, सी नंबर इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये था हमारा 14 नंबर सवाल। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति एक पेंडस्टल के शिखर पर लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई क्या होने वाला है। तो देखिए, एक पेंडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा है, यह है पेंडस्टल, और पेंडस्टल के टॉप पर एक मूर्ति लगा है, और इसकी हाइट कितना है 1.6 मीटर। कहा जमीन पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर पेंडस्टल, ध्यान देना, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति के शिखर का कोण, मूर्ति ऊपर है, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। और उसी पॉइंट से पेंडस्टल का टॉप यहां पर है, कितना डिग्री 45 डिग्री। और ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। एकदम ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, उसको समझना। तो 45, ये हमारे पास कितना है, पेंडस्टल के टॉप का एंगल 45 है, जबकि मूर्ति के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। क्या चाहिए हमें, चाहिए पेंडस्टल का हाइट, ये हाइट हमसे मांगा है, कोई बात नहीं। 60 डिग्री का ऑपरेशन पहले कर लो। अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, और बेस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। 45 के अकॉर्डिंग क्या है, जितना बड़ा बेस उतना ही बड़ा परपेंडिकुलर है, तो बेस अगर 1 है तो परपेंडिकुलर भी 1 होगा। पूरे √3 में अगर ये 1 होगा तो फिर ये क्या रह जाएगा, √3 माइनस 1, और यही जो √3 माइनस 1 है 1.6 मीटर है, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं अगर यहां से एक रेशियो का वैल्यू लेके आ जाऊं तो 1.6 मीटर और अपॉन √3 माइनस 1, जो रेशनलाइज करते हैं क्या हो जाएगा 1.6 बाई √3 प्लस 1, और रेशनलाइज करने से बटे में 2 भी आएगा, है ना। और आप देखिए पेंडस्टल की जो हाइट है वो एक ही रेशियो है, तो एक ही रेशियो का मान ही निकालना है, तो मान निकालिए, 2 से ही कटेगा, 0.8 और √3 प्लस 1, तो 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे, बड़े आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा 15 है। अब आ जाइए आप,
16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉइंट 7,1 और 3,5 को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा? देखो दोस्त, यहां पर दो पॉइंट हैं अपने पास, दो पॉइंट। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7,1। आज मैच चल रहा है, बहुत सारे भाई लोग मैच में बिजी हैं, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लेने दीजिए, दोनों चीज का इंटरेस्ट लेने दीजिए, ठीक है। एक पॉइंट हमारा 7,1 है और दूसरा पॉइंट हमारा 3,5 है। को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक का समीकरण क्या होगा? ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, एकदम ध्यान से अब देख लो यहां पर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका इक्वेशन क्या होगा? एट फर्स्ट अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तब तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट? तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान देना, x1 प्लस x2/2 तो 5 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 तो ये मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 तो 5 हो गया, y1 प्लस y2/2 तो ये मेरा 3 हो गया। तो चलिए आपने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब आपको इतना सा बात बताना है कि जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उस पर एक पॉइंट आपको मालूम है, तो जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए अगर आप उस पर एक पॉइंट जानते हैं तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 5,3 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 5,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। आपने कर लिया आराम से। बाकी अगर आप मेथड से करना चाहो कि मेथड से हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दो मेरे दोस्त, मेथड से अगर करना चाहोगे तो उसके लिए इसका स्लोप फाइंड करना होगा। इसका स्लोप m1 मान लो, इसका स्लोप m2 मान लो। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ऐसा करो, ये दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन यानी इस लाइन का स्लोप निकालो। दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप होता क्या है? y2 माइनस y1, ध्यान दो अच्छे से, y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? 5, और y1 कितना है? ये मेरा 1 है। x2 कितना है? 3, और x1 कितना है? ये मेरा 7 है। हो जाएगा 4/-4 यानी -1। अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप 1 होना पड़ेगा, तभी तो 1 इंटू -1 होगा, बिल्कुल। अब देखो ना, स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख लो। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो y और माइनस y1 कितना है? ये आपका 3 है, और m क्या हो गया? 1, और x माइनस x1, x1 कितना होगा? x1 तुम्हारे पास 5 है, हो जाएगा y माइनस 3 और x माइनस ये 5। तो x और माइनस y, 5 इस पर आके 2 हो जाएगा, x माइनस y का मान 2 हो गया। तो x माइनस y का मान 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। मेथड से भी बना सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, 1 + 10 स्क्वायर, ये आपका सेक स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और 1/सेक स्क्वायर ये क्या है? तो 1/सेक स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना? 1 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये क्या है, एक वृत्त, एक सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट इतना है, ए बी एक डायमीटर है, बी का कोऑर्डिनेट इतना है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये है सर्कल का सेंटर। अब ध्यान से देखना, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये क्या है? ये हमारा है डायमीटर, ठीक है। क्या दिया है? सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3। ए बी डायमीटर है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y मान लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगा लीजिए,
तो मिड पॉइंट पर x कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, x का मान 3 हो जाएगा। फिर देखना y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, जो मिड पॉइंट का y हो जाएगा। y का मान क्या होगा, -10 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से 3 हो गया और y का मान -10 हो गया। तो इस तरह से 3 और -10 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छे से बनाइए, अच्छे से काम कीजिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग देखते हैं बड़ी प्यार से। ठीक है भाई। देखो ये वाली क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का है एक ऐसा बर्तन है जिसके नीचे का सिरा हेमिस्फेयर है और ऊपर का सिरा सिलेंडर है। यदि गोले यानी स्फेयर का रेडियस 7 है और उसकी टोटल हाइट यानी बर्तन की टोटल हाइट 13 सेमी है, तो बताइए इसका कैपेसिटी क्या होगा, क्या होगा इसका वॉल्यूम। तो देखो नीचे क्या है, हेमिस्फेयर, नीचे का जो पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल है, ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, और इस हेमिस्फेयर के ऊपर, इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, तो आप देख सकते हो इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर है। हमें कह दिया इसका रेडियस 7 है, तो चलो रेडियस 7 हो गया। टोटल हाइट कितना, 13 सेमी। अब टोटल हाइट 13 सेमी है, तो आप ये बताइए ये क्या होगा। तो पूरा का पूरा 13 है, जिसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेडियस तो इधर भी होता है, हाँ जी। पूरा 13 जिसमें ये 7, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए पात्र की क्षमता यानी इस बर्तन की कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से काम करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सॉल्व कर लेना खुद से, आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखना आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा खुद से। अब सारे क्वेश्चन मेरे से ही सॉल्व करवाएंगे तो कैसे होगा, कुछ तो आप खुद से भी कीजिए ना। आंसर गलत लगा दिया, कैलकुलेशन कर लेना मेरे दोस्त, 1642 आ जाएगा, 1642 आएगा ऑप्शन नंबर बी। सब कुछ तो बैठा ही दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक अर्धगोला हेमिस्फेयर और एक शंकु का बेस इक्वल है। ठीक है, यदि दो उनकी हाइट भी एक समान है तो उनके लेटरल सरफेस एरिया का क्या होगा रेशियो। देखो हमें ये कहा है कि एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है, कोन। अब एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है, दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है। ठीक है, रेडियस को 1 मान लो। पर देखो एक और चीज इसने कहा है, इनका बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। अगर बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि बेस इक्वल है मतलब रेडियस इक्वल है। और अगर हम यहाँ पर हेमिस्फेयर का हाइट लेने जाएंगे तो हेमिस्फेयर का रेडियस ही उसका हाइट होता है, का हाइट भी इक्वल है, तो हेमिस्फेयर का रेडियस ही उसका हाइट होता है। तो अगर हाइट हेमिस्फेयर का 1 हो गया तो कोन का भी 1 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दोनों का हाइट भी बराबर है ना। तो देखो हेमिस्फेयर का रेडियस ही उसका हाइट होता है। ठीक है, तो जितना रेडियस मैंने माना वही हेमिस्फेयर का हाइट हो गया, और हेमिस्फेयर का जो हाइट है वही तो सिलेंडर का हाइट है, सॉरी कोन का हाइट है, क्वेश्चन ने बोला है। अब सोच लो अगर ये 1 और ये 1, तो ये कितना होने वाला है, √2 होने वाला है। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पहला नाम हेमिस्फेयर का है तो 2πr² हो जाएगा, और दूसरा कोन का है πrl, πr ये मेरा l हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ठीक है, πr से πr तो चले गए, पाई से पाई तो गया, √2 से इसको कट करेंगे तो √2
रेशियो 1 आ जाएगा, तो √2 रेशियो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सबका ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा। ठीक है, ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। आओ मेरे दोस्त 21 नंबर चले। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में है, इनमें से प्रथम 3 का प्रोडक्ट इतना है और लास्ट 3 का प्रोडक्ट इतना है, इनमें से आखिरी नंबर क्या होगा। कोई बात नहीं, ध्यान दो, ए बी सी और डी। मैंने क्या मान लिया, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, तब तो सबसे बड़ा तो ए हो जाएगा, तो ए आपका लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, और डी यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट। क्या कहा है इसने, इसने कहा कि फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट 385, फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर अगर जाएंगे, ठीक है भाई, तो फर्स्ट 3 कौन आएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लो, बढ़ते क्रम की बात है ना। तो ऐसा करो, ए से बड़ा बी को बोल दो, बी से बड़ा सी को बोल दो, सी से बड़ा डी को बोल दो। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है। अब क्या बोला है, फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट, अगर हम फर्स्ट 3 के प्रोडक्ट की बात करें, यानी ए बी सी की बात करें, और सेकेंड 3 का प्रोडक्ट यानी हम बी सी डी की बात करें, तो फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट 385 है और सेकेंड 3 का प्रोडक्ट 1001 है। ठीक है, 1001। आपको क्या करना है, लास्ट अंतिम नंबर बताना है ना, कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड कर लो। जैसे डिवाइड करोगे, BC से BC चला गया, A/D क्या हो जाएगा, काटो इसको, 5/13 नजर आएगा। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा A यहाँ 5 है और D हमारा 13 है, और D यही तो लास्ट नंबर है, 13 निकल गया, 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और मेरे दोस्त एक बात याद रखना, अगर चारों आपस में प्राइम नंबर है तो किसी में कुछ कॉमन है नहीं, BC कट गया तो ऊपर A नीचे D बचेगा, तो कटने के बाद संख्या में भी ऊपर A नीचे D बचेगा। तो सोचना क्या है, लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा है मेरे दोस्त, लास्ट नंबर हमारा कौन सा है, लास्ट नंबर 13 है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल से भी चल सकते थे, हीट एंड ट्रायल से, है ना। सबसे बड़ी अगर हम 11 को मान लेते, क्या होता, 11 7 5 3, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में हो जाता, लेकिन ये फुलफिल नहीं करता सारा इन्फॉर्मेशन को। प्रथम 3 का प्रोडक्ट 385 नहीं आता, फिर इसको हटाना पड़ता, फिर हम 13 को लेकर चलते, तो ऐसे हमारा आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नॉर्मल था। अगर आप मेथड से भी करते हैं तो वेरी सिंपल हो जाता है। अब देखो ये क्या है, इसको समझो। कह संख्याओं के ऐसे कितने पेयर संभव हैं जिनका HCF 16 है और LCM 36 है। क्या ये संभव है, नहीं, संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि SCF वो वैल्यू होता है जो LCM को परफेक्ट डिवाइड करेगा। मतलब SCF हमेशा LCM को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 जो है ना वो 136 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पेयर बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, चलो इसको देखो, ये क्या है, एक जीपी के फर्स्ट 8 टर्म का सम, प्रथम 8 पद का योग इतना है, कॉमन रेशियो इतना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 3 है, और याद रखना कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा होता है ना, तो इस कंडीशन में जीपी के n पदों का योगफल होता क्या है, इस कंडीशन में जीपी के n पदों का योगफल होता है r की पावर n-1 और बाय r-1। और ये कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 6560। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमें नहीं मालूम, फर्स्ट टर्म तो फाइंड आउट ही करना होगा। 3 हमें मालूम है, मतलब r मालूम है 3, और कितने टर्म का योगफल है 8, n का मान 8 है, -1 बाई ये 3 -1, 6560। यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6560 और इंटू 2, नीचे ये जो है ना ये हमारा 6560 ही होगा, कैंसिल आउट हो गया, a का मान कितने आ गए, 2 आ गए। बहुत आराम से आप कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई,
लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर r की वैल्यू 1 से बड़ा हो तो हमारे जीपी के n टर्म का योगफल r की पावर n-1/r-1 होता है। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटा हो तो n पद का योगफल a r की पावर 1 माइनस r की पावर n और बटा 1 माइनस r, ठीक है। ये हमारे n पद का योगफल है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये 20 का स्क्वायर इतना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो मेरा 1 है ना, इसको हम 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो मेरा 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर है। ये जो मेरा 6 है, ये 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से 40 जो है ना, वो 2 का स्क्वायर गुने 20 का स्क्वायर है। इनमें से 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के हमारे 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 से 20 तक के जो स्क्वायर हैं उनका सम हो जाएगा 2870। क्या हो जाएगा, 0 7 चौको 28, 16 2 18 और ये 8 8 और 1 9, सॉरी रुक जाओ मेरे भाई, क्या दिया हुआ है 2870, ठीक है। 0 7 चौको 28 और 32 32 और 2 हो जाएगा 34, 8 और 3 11। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई मैं गया था, आंसर के रिसेप्शन में मैं भी गया था। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं गया था, ऐसा क्यों लगता है बताओ भाई। देखो समझो, 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्ति से बदल दिया जाए तो उसकी जो एवरेज एज है, औसत आयु है, उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो 2 नए व्यक्ति आए ना, उसका एवरेज क्या होगा। पहले देखो, हम अपनी टीम में से 2 लोग को बाहर किए। अब 2 लोग को बाहर किए, जितने एज वाले को उतने ही एज वाले को ले आएंगे तो एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने जिनको बाहर किया, अगर मैं उससे ज़्यादा एज का ले आऊँगा तो टीम का एवरेज बढ़ेगा। तो देखो आज टीम का एवरेज बढ़ रहा है ना, इसका मतलब जो आने वाले हैं, इसका मतलब आने वाले जो 2 लोग हैं उनका एज क्या है, जाने वाले से ज़्यादा है ना। ये जो जाने वाले हैं इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो देखो ना, 2 वर्ष एवरेज बढ़ता है इसके 8 व्यक्ति के। इसका मतलब जो आ रहे हैं वो जाने वाले से 16 ज़्यादा वाले हैं, 16 वर्ष ज़्यादा वाला। इसका मतलब कितना, 60 साल। तो जो लोग अभी आ रहे हैं वो 60 साल वाले हैं। 60 साल के कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 8। तो अगर हम एवरेज ले लें, किसका, आने वाले का, तो क्या हो जाएगा, आने वाला 60 का आ रहा है, कितने लोग हैं, 2 लोग। इसका मतलब एवरेज उम्र क्या हो जाएगा, 23 साल, सॉरी 30 साल हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एवरेज कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। देखिए जयेश है, ध्यान से देखना, जयेश, अनिल और प्रशांत, ध्यान से देखो। जयेश जो है ना, अनिल से उतना छोटा है जितना कि वो प्रशांत से, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, जयेश नाम का जो व्यक्ति है वो
अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि अगर जयेश अनिल से छोटा है और प्रशांत से बड़ा है तो क्या कहोगे? अनिल से जयेश जितना छोटा है, अनिल से जयेश जितना छोटा है प्रशांत से उतना ही बड़ा है। प्रशांत से जितना बड़ा है अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल से छोटा है प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, अब अनिल और प्रशांत इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, इधर 2 जयेश हो जाएगा। अनिल और प्रशांत का जो योगफल है वो 48 है। ये हो गया हमारा 2 जयेश। तो जयेश का एज कितना होगा? 24। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 24। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बड़े आराम से, क्यों इसके लिए कुछ रटना है, ऐसे ही हो गया। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लोगरिदम है 2 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus 1 by 2 log 4 to the base 10. Very simple. 2 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 और minus 1 upon 2 log 4 to the base 10. एट फर्स्ट एक चीज याद रखना, log में अगर n log m है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log m, और ये जो कोफिशिएंट है ना वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, पहले यही काम कर लो। यहां से 2 हटा दो, अगर 2 यहां से हटाओगे तो ये पावर में आ जाएगा। यहां से 1/2 को हटाओगे तो ये भी पावर में आ जाएगा। ये फाइनली कितना हो जाएगा? log 5 का स्क्वायर 25 टू द बेस 10 प्लस ये हो जाएगा log 8 टू द बेस 10 और माइनस ये log 4 की पावर 1/2। एक पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और बेस में हमारा 10 है। ठीक है, आप सबको ये बात पता होगा कि log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। फिर देखिए log m माइनस n ये क्या होता है? log m अपॉन n। देख लो यहां पर आराम से, आप एक बार log लिखो और बेस में 10। जो log में प्लस में है आप उसे गुणा में लिख दो और जो माइनस साइन के साथ है उसको आप भाग में लिख दो। ठीक है, log में क्या होता है? प्लस वाले गुणा में आते हैं और माइनस वाले भाग में आते हैं। तो मैंने भी प्लस वाले को गुणा में लिख दिया और माइनस वाले को भाग में लिख दिया। अब यहां से देखने जाएंगे तो 2 से ये हो जाएगा 4। तो फाइनली ये हो गया log 100। 100 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस में 10 है, फिर से स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो log 10 टू द बेस 10। अब देखो log 10 का मान 1 तो रिजल्ट कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। अरे आराम से आपने रिजल्ट ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना ये? 27। आज क्वेश्चन थोड़ा इजी है और आपने जल्दी जल्दी इसको बना भी लिया है, कोई दिक्कत आपको हो नहीं रहा है। ध्यान दो मेरे दोस्त, ये क्या है इसको समझो। रमेश अपनी इनकम का 20% बचत करता है। 2 वर्ष के बाद उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद भी वह पहले जितना ही बचत कर सकता है। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब ध्यान देना अच्छे से। इनकम माइनस बचत और बराबर खर्च। इनकम माइनस सेविंग बराबर खर्च हो जाएगा। 20% वो बचत करता है। मान लेते हैं इनकम 100 है, 100 में 20% अगर वो बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? 80 करता होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? 2 वर्ष के बाद उसके इनकम में 20% की वृद्धि होती है। अब देखिए उसके इनकम में 20% की वृद्धि होती है तो 120 हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? बचत में पहले जितना ही वो बचत करता है, पहले जितना ही बचत करने का मतलब समझ रहे हैं? पहले ही जितना ही बचत करने का मतलब ये हो गया कि 20% पहले बचत करता था ना, आज भी वो 20% ही बचत करता है।
देखिए रमेश अपनी इनकम का 20% बचत करता है, तो 100 का 20% बचाया तो खर्च 80 हो गया। 2 वर्ष के बाद इनकम में 20% की वृद्धि किया है, लेकिन सेविंग्स वो पहले ही जितना करता है, यानी सेविंग्स आज भी 20% ही करता है। सोचिए, अगर हम 120 का 20% निकालें, ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 बचत करता है, 24 बचत करता है, इसका मतलब खर्च कितना करता है? 96, है ना। इनकम का 20% बचत करता है, 120 कमाया, 24 बचत किया तो 96 खर्च किया। देखो खर्च में वृद्धि कितने का हो जाएगा? 16 की। इससे 80 से और इंटू 100, तो देखिए 20% की वृद्धि हो जाएगा। बड़े आराम से आपने खर्च में को भी इंक्रीज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये था हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो, पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, आप उन्हें ज़रूर बताइएगा कि एक पीजीटी के लिए महा प्रैक्टिस बैच है। 4000 प्लस क्वेश्चन का एससीईआरटी एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। और लगभग 26 साल से पटना में लगातार 11 ट्वेल्थ और बीएससी को पढ़ाने का अनुभव सर के पास है ना। तो जैसा कि सर ने 2.0, 3.0, 1.0 के अंदर जो रिजल्ट का परचम लहराया है, बिल्कुल शानदार अंदाज में ये बैच अवेलेबल है। तो पीजीटी वाले 11 ट्वेल्थ वाले को इस बैच के बारे में जरूर बताइएगा। अब देखो ये क्या है। एक फल विक्रेता ने 34 रुपए में 8 की दर से सब्जी खरीदे हैं और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु वो कितने फल बेचने होंगे? देखिए बहुत आसान है। आप एक काम करिए, एक तरफ आप आर्टिकल लिख लीजिए, ठीक है, और एक तरफ आप प्राइस लिख लीजिए, प्राइस। देखिए 34 रुपए के 8 की दर से, 34 रुपए में 8 की दर से, ओके। तो देखो ये मेरा क्या है? प्राइस। ध्यान देना, एक बार खरीदा एक बार बेचा है। 34 रुपए में वो 8 की दर से खरीदा है, ठीक है भाई, और 57 रुपए में 12 की दर से उसने बेच दिया है। 34 रुपए में 8 की दर से उसने खरीदा है और 57 रुपए में 12 की दर से उसने बेच दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है कि जितना वो खरीदा है सब बेचा है, कोई फल बचा के तो नहीं रखा। जितना खरीदा सारा फल बेच दिया, तो खरीदी गई फलों की संख्या और बेची गई फलों की संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आओ जरा सा, खरीदी गई फलों की संख्या बेची गई फलों की संख्या को बराबर करेंगे। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 24 के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 24 के लिए 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 102, और ये कितने हो जाएंगे? 114। अब आप सोच लीजिए, 102 में खरीदा और 114 में बेचा, तो लाभ कितने का? तो लाभ हो जाएगा 12 का। अब सोचिए ना, 12 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कितना खरीदा है? 24 खरीदा है, 24 फल खरीदा है, ठीक है, 24। तो भाई यहां पर ध्यान देना, 12 रुपए की प्रॉफिट के लिए अगर 24 खरीदा है, तो 1 रुपए की प्रॉफिट के लिए कितना खरीदा होगा? 2 खरीदा होगा। वो 45 रुपए की प्रॉफिट चाहता है, 12 रुपए की प्रॉफिट के लिए 24 खरीदा, 1 रुपए की प्रॉफिट के लिए 2 खरीदा है, तो 45 रुपए की प्रॉफिट के लिए 90 खरीदा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 90 आया होगा। आप में से जिनका 90 आया होगा करेक्ट रहा होगा। आओ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया भाई? क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। अरे हम 20 कहीं नहीं किया यार, 100 का 20% तो 20 ही होगा ना, क्यों टेंशन में इतना आ रहे हो हैं? अब देखो दिया है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के समानुपाती हैं। यदि x बराबर 6 है तो y बराबर क्या होगा? एकदम ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जो है वाई क्यू के समानुपाती है। एक्स स्क्वायर
अगर वाई क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जैसे ही बराबर में लेके आएंगे ना, तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपका मानना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वाई क्यू के, तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इक्वल टू में लेके आएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको मानना होगा। मैंने उसे के मान लिया। अब यहाँ से सोचो कि क्या मैं एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यू, क्या यही आपका कांस्टेंट वैल्यू है? आप कहेंगे हाँ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने की स्थिति में हम इसको वेरिएबल फॉर्म बना सकते हैं। वेरिएबल फॉर्म बनाने का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर और वाई बाई वाई क्यू इस फॉर्म में हमारा फंक्शन होगा यहाँ पर। तो हम चाहें तो इसी को x1 का स्क्वायर और y1 का मेरे दोस्त क्यूब भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो मेरे दोस्त यही है। कांस्टेंट वैल्यू आपका आ चुका है एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यू। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यू जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो अपने ही फॉर्म में तो फंक्शन बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स स्क्वायर और बाई वाई क्यू है, तो देखो हम किसके लिए x1 बाई वाई1, x1 स्क्वायर और y1 का क्यूब किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए x बराबर 6 और y बराबर 7 के लिए। तो आइए x बराबर 6 और y बराबर 7 बैठा दीजिए, या तो आप यहाँ बैठाइए नहीं तो आप वहीं पे सॉल्व कीजिए, यहीं पर सॉल्व कीजिए, उतना क्या टेंशन लेना, यहीं पर सॉल्व कीजिए। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा के, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से के का मान हो जाएगा 4 और बटा में 3, 4 बटा यही 3 यहाँ पर बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर के का मान 4 बटा 3 है और ये हमारा वाई क्यू। 3 से इधर गुना हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 4y क्यू। 3x स्क्वायर बाय 4y बराबर 4y क्यू। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इतना क्या ही सोचना है ना। नहीं तो वैल्यू बैठा के सेटिस्फाई कर लीजिए तो भी हो जाएगा। ओके, आ जाओ 31st क्वेश्चन देखें क्या है ये। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेमी त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, तो यही रस्सी 20 सेमी त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? अब देखिए रेडियस कम है तो बेलन पतला है, तो पतला बेलन पर जो रस्सी 70 बार लपेटा गया, जब रेडियस बढ़ा देंगे तो मोटा बेलन हो जाएगा, तो वही रस्सी उस पर कम बार लपेटा जाएगा। यानी आप यहाँ रेशियो कंपैरिजन से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले रेडियस 14 था, अब रेडियस 20 है। जब 14 रेडियस था 70 बार लपेटा गया, जब 20 रेडियस है तो कितनी बार लपेटा जाएगा? वेरी सिंपल, 14 25 70 आप यहां से देख सकते हैं 4 5। रुक जाओ, परेशान मत हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब तुम बताओ, आप कहोगे क्या? तुम जब लिखोगे ना तो इस बात का ध्यान रखोगे कि हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि इनवर्सली लिख रहे हैं। ये नहीं कि बस कैसे भी कर दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे देखो 14 सेमी रेडियस है और अब क्या है हमारा 20 है। मेरा सवाल ये है, ज़्यादा बार कहाँ लपेटा जाएगा? ज़्यादा बार 14 पर लपेटा जाएगा या ज़्यादा बार 20 पर लपेटा जाएगा? ये बताओ। तो ज़्यादा बार 14 पर लपेटा जाएगा, कम बार 20 पर लपेटा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बार 14 पर लपेटा जाएगा, कम बार 20 पर लपेटा जाएगा। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर बड़े आराम से कहेंगे रेडियस को बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ राउंड कम होगा। नंबर ऑफ राउंड कम होने का मतलब ये है कि पहले यहाँ देखिएगा, पहले जितनी बार लपेटा जा रहा था अब उससे कम बार लपेटा जाएगा। यानी रेडियस को बढ़ाया, रेडियस बढ़ाया, ठीक है, तो उसकी जो लपेटने की संख्या होगी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे में मजा नहीं आया, ऐसे मजा नहीं, टेंशन हुआ आपको, क्यों? अब सर कंपैरिजन करते समय तो दिमाग में टेंशन हो रहा है, कैसे कंपेयर करें? थोड़ा सा तो चीज को समझना होगा कि थोड़ा सा क्या चीज समझेंगे। पहले जो रेडियस था वो 14 था और अब रेडियस कितना है? 20। रेडियस का रेशियो क्या हो गया? रेडियस का रेशियो हो गया 7 और अनुपात कितने हैं? 10। 7 अनुपात 10। ठीक है,
तो अब ये देखिए जो नंबर ऑफ राउंड होगा वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ राउंड जो होगा वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हो जाएगा, यानी 10 और 7। क्यों? रेडियस कम था तो ज़्यादा बार लपेटा गया, रेडियस ज़्यादा हो गया तो कम बार लपेटा जाएगा, है ना। तो अब आप यही देख लो, तो जब 14 रेडियस था तो लपेटने की संख्या 70 था, यानी क्या 7 गुना। तो आप मेरे दोस्त इधर भी 7 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 49, 49 बार लपेटा जाएगा। रेडियस को जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो लपेटने की संख्या कम होगी, कम बार राउंड होगा। ठीक है, फिर 80 तो बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, चलो इसको देखो, ए बी और सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले काम है कितना, आपको वो निकालना होगा, 11, 20 और 55। अब यहां देखना, 11, 20 और 55, ठीक है भाई। अब इन तीनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 55, 55 को 4 से गुना कर दो, 220 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 11 से 20 बार में जाएगा, 20 से कितनी बार में, 11 बार में, और 55 से कितनी बार में, 4 बार में। ये हो गया हमारा ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी और सी का इफिशियंसी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है उसको समझना। पहला दिन हमें कह रहा है कि ए के साथ बी काम करेगा और दूसरा दिन ए के साथ सी काम करेगा। तो अगर ए के साथ बी एक दिन काम करेगा और ए के साथ सी भी एक ही दिन काम करेगा, तो ए के साथ अगर बी एक दिन काम करेगा तो 31 काम करेगा। ठीक है, और ए के साथ सी अगर एक दिन काम करेगा तो आप यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, 24। ये हमारा 24 हो गया। तो फाइनली आप देख लो कितने काम हो गए, 55, और कितना समय बीत गया, 2 दिन का समय बीत गया। तो आप यही कहोगे 55 दिन है और 2 दिन का समय बीत गया, 55 दिन है और 2 दिन का समय बीत गया। अब मुझे 55 काम हो गया और 2 दिन का समय बीत गया। काम कितने करना है, 220, 4 गुना काम है, 4 गुना समय लगेगा। आंसर कितने हो जाएंगे, 8 दिन। तो 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। विवेक ने, अब देखो क्या बोले। अब सबसे बड़ी बात क्या है, पहले यहां समझो। इसमें एक लड़का ऐसा है जो मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को मेरे करियर से जोड़ दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 को मेरे करियर से ही जोड़ दिया है, इसलिए बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहा है, रिपीट किए जा रहा है। जबकि मामूली सा सवाल है और मामूली सा सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन नहीं, उसको खुन्नस भरा हुआ है। यार डिटेल में पढ़ेगा तब न कुछ होगा, है? डिटेल में पढ़ेगा लिखेगा है ये नहीं, बस क्वेश्चन पकड़ के बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ आइडिया रहेगा पहले से तब न बनाओगे। सब कुछ चाहेगा कि हर हर पॉइंट, हर एक चीज, हर मास्टर सब कुछ यूट्यूब पे बता देगा। सब कुछ यूट्यूब पे कैसे बता देगा, डिस्कशन 40 क्वेश्चन कराना पड़ता है ना। एक क्वेश्चन को डिटेल में कराएंगे 5 घंटा लग जाएगा डिस्कशन में। लेकिन तू हमारे कैरियर से जोड़ दिया इस चीज को, तुझे लग रहा है कि मास्टर बस ऐसे ही फांकी मार रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना फांकी मारता है मास्टर, है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 एकदम जिद पकड़ लिया। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी का आलेख वाई एक्सिस को ऋणात्मक दिशा में काटती है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, तुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आलेख है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका तुम जानता है कि डायग्राम पैराबोलिक बनता है, वो वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है। तो तुम इतना समझो कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0, y के फॉर्म में होगा। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो 0, y के फॉर्म में होगा। अगर क्वाड्रांट का थोड़ा भी नॉलेज होगा, क्वाड्रांट का थोड़ा भी नॉलेज होगा, तो यहां देखो, ये y का जो नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन में हम कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे y एक्सिस पर, तो क्या होगा, y का x का मान 0 होगा, जो कुछ भी होगा y का मान होगा, और भी y का जो मान होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आज तक
अगर ये -1, ये -2, ये तुम्हारा -3, ये तुम्हारा -4 है निगेटिव डायरेक्शन में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -4 ही होगा ना। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y के फॉर्म में होगा। x का मान 0 होगा, जो भी होगा y का मान होगा, और वो y का जो मान होगा वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पर पॉइंट, मतलब तू समझ गया कि यहां पर x का मान क्या होना है? 0 होना है। तो बस जब x का मान 0 होना है और तुम्हारा समीकरण x के रूप में है, तो जान रहा है कि तेरा जो बहुपद है वो फंक्शन f(x) बराबर bx और प्लस c है। अब चूंकि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस पॉइंट पर y एक्सिस को काट रही है जहां पर x का मान 0 है। बस हम यहां पर x का मान 0 रखेंगे। जैसे ही हम यहां पर x का मान 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, ये b इंटू 0 और प्लस में c, कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। तो तुम देखो c हो गया। यानी आपने यहां पर फंक्शन ऑफ x जो है, यानी f(x) जो आपने निकाला x का मान डाल करके, जहां पर x 0 है, तो वहां पर ये तुम्हारा क्या हो गया? तो तुम कहोगे सर सेटिस्फाई मैंने कराया तो हमारे पास c आ गया। यानी f(x) का मान हमारे पास c आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा x 0 होगा तो वहां पर एक ही वैल्यू बच जाएगा c। देयरफॉर ये जो हमारा पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट 0, c होगा। अब 0, c होगा तो तुम जान रहा है कि y की जगह पर c होगा तो c कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर हम नहीं समझा पाएंगे ना। चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, अब पूछिए, लिया तो छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ो। अब इसको देखते हैं ये क्या है। विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, जो कि 1200 किलोमीटर है, हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा तय किया, शेष रेलगाड़ी के द्वारा। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? अब देखिए उसने क्या कहा है वो समझिए। यार पूरी यात्रा का 2/5 भाग किसी ने तय किया, जो कि 1200 किलोमीटर है। पूरी यात्रा का 2/5 1200 किलोमीटर है, तो मेरे दोस्त पूरी यात्रा कितने का होगा? 3000 का होगा। 3000। अब ये पूरी यात्रा जो 3000 का है, इसमें से जो हवाई जहाज से ट्रेवल किया गया है, कितना ट्रेवल किया गया है? 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1200 किलोमीटर। फिर क्या कहा? 1/3 जो ट्रेवल किया है वो कार से, इसका 1/3 क्या हो जाएगा? 1000 कार से। फिर क्या बचेगा? शेष। तो देखिए शेष कितना बचा? 3000 में से ये 2200 हो गया, शेष 800 बच गया। इसी को वो ट्रेन से सफ़र करेगा। तो 800 जो है वो हमारा ट्रेन से सफ़र करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। अब मेरे दोस्त इस पर आते हैं, इसको समझते हैं। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही एक ट्रेन बी को 2 मिनट में पार करती है। दोनों की लंबाई 100 और 200 है। बताइए बी का स्पीड क्या होगा? जब कोई ट्रेन अपने साथ साथ, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो अपने साथ साथ उसको पार करती है ना? अपने साथ साथ उसको पार करती है, यानी 100 मीटर और मेरे दोस्त ये हमारा 200 मीटर। 100 मीटर और 200 मीटर अपने साथ साथ दूसरे ट्रेन को भी पार करेगी। कहने का मतलब 300 मीटर की दूरी तय होगा, है ना? और कितना देर में बी को पार कर रहे हैं? 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा? हाँ, दूसरी बात, यहाँ पर स्पीड क्या काम करेगा? तो स्पीड दोनों घटकर काम करेगा। कैसे? सेम डायरेक्शन में दो स्पीड जा रहा है ना, तो स्पीड घटकर काम करेगा। तो ये स्पीड काम करेगा इस स्पीड से 300 मीटर की दूरी 120 सेकेंड में।
क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो। जैसे ही किलोमीटर पर आवर में बदलोगे ये होगा 600, यानी आ जाएगा कितना, तो ये मीटर पर सेकेंड है। एकदम ध्यान से देखो मेरे दोस्त, एक की स्पीड कितना है 120, दूसरे की स्पीड नहीं पता। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 9 9 नज़र आएगा, तो दूसरे की स्पीड हो जाएगा 111। तो 111 किलोमीटर पर आवर आपने लाया होगा, जिसका आया होगा सही रहा होगा। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। अब देखो ये क्या है, आज मैच का प्रभाव दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैच देख लो भाई, मैच थोड़ी ना रोज होता है, एग्जाम तो कभी भी हो जाए। मैच रोज होता है, एग्जाम तो कभी भी हो जाएगा, एग्जाम का क्या है, चलो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम कभी भी हो जाएगा, एग्जाम तो दोबारा भी दे सकते हैं, मैच थोड़ी ना दोबारा हो जाएगा। अरे यार मैच को तुम हाईलाइट भी देख सकते हो हैं, लेकिन एग्जामिनेशन का कोई हाईलाइट नहीं होगा, एक बार नहीं हुआ तो कहानी खत्म है, फिर अपना झक मारते रहना। अब देखो इधर, डाइजेस्ट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी वॉवेल एक साथ ना हो। तो सभी वॉवेल एक साथ ना हो ये कैसे आएगा, तो आपको इसके लिए टोटल अरेंजमेंट में से वॉवेल साथ वाले अरेंजमेंट को घटाना होगा। वॉवेल साथ वाले अरेंजमेंट को घटाना होगा। अब देखो साथ वाला अरेंजमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे दोस्त पहले तो टोटल देख लो। टोटल अगर तुम देखोगे ना, 3 और 3 6, 6 लेटर्स को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6, कोई लेटर रिपीट नहीं किया, ये हो जाएगा 720। इनमें से वॉवेल साथ वाले को हटाइए। वॉवेल साथ वाले को अगर हम निकालते हैं ना, तो देखिए वॉवेल साथ वाला कैसे निकलता है। वॉवेल साथ वाला जब निकालना हो तो 1 2 दो ही वॉवेल है, आई और ई एक साथ बैठना चाहेगा, एक काउंट करो। इसके अलावा डी जी एस टी है ना, तो हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ और 1 यहाँ, 5। तो 5 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, कोई रिपीट किया नहीं, अंदर भी नहीं। लेकिन ये जो एक साथ बैठा है ना, 2 आपस में जगह बदलेगा फैक्टोरियल 2 तरीके से। ये हो जाएगा 720 और माइनस ये 120 और गुने 2 240, कितना हो जाएगा, तो 480। 480 आप में से जिनका 480 आया होगा करेक्ट रहा होगा। आओ बढ़ो। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है, ठीक है। इसके ठीक एकदम ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ा सड़कें, जिनमें एक लंबाई के पैरेलल एक चौड़ाई के पैरेलल बनाया गया है। कह रहा है इन सड़कों पर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त कितना आसान है ये सवाल, इसको देखो। ये हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई कितना है 55 मीटर और इसकी चौड़ाई कितना है, ये मेरे दोस्त हमारा 35 मीटर, ये हमारा 35 मीटर, ठीक है। अब देख लो अच्छे से, एकदम ध्यान से देखना इसको। 2 सड़क बनाई गई है, बीचों बीच बनाई गई है, एकदम बीचों बीच है ना। और इस सड़क की चौड़ाई कितना है 4 मीटर। सड़क की चौड़ाई है 4 मीटर, सड़क की चौड़ाई 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। सड़क की चौड़ाई 4 मीटर है, एकदम ध्यान रखना। आज अगर हम इस सड़क का एरिया लेने जाएंगे, इस सड़क का एरिया, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको यह समझना है एरिया ऑफ रोड। तो देखो जरा, ये जो हमारे पास ये रोड है ना, रोड भी आयताकार है, लंबाई 55 चौड़ाई 4, 55 गुने 4 हो जाएगा, प्लस इस रोड का एरिया कैसे होगा, लंबाई 4 है, चौड़ाई कितने हैं 35, तो 4 गुने 35 हो जाएगा। लेकिन आप देखो ना, जब आप इसका निकाल रहे थे और इसका निकाल रहे थे, दोनों ही बार ये काउंट हो रहा था, ये तो दोनों बार आ रहा था, एक बार घटाना होगा। ये क्या है 4 मीटर भुजा वाला एक वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो 90 यानी 360 और माइनस का 16 यानी हो जाएगा 344। अब 344 और कॉस्ट कितना है
75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, तो 75 पैसे रुपया में बदल दीजिए, ये 3/4 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, 4 से अब इसको काट दीजिए। 4 8 चौको 32, 6 चौको 24, यहाँ पर 3, तो हो जाएगा 268। ठीक है, 268, 68 या 58, 6 18, 58 ही होगा, 258। बड़े आराम से आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखते हैं। आज मैच है, तुम लोग मैच देखो। एस्टेट वाली क्लास कल से शुरू करेंगे, ठीक है, आज सब मैच देखो। एस्टेट वाली कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, आज इंफॉर्मेशन एस्टेट वाली क्लास को कल से शुरू करेंगे। ध्यान दो, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे दुगुना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। नाव शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, शांत जल में नाव की चाल को b मान लो और मेरे दोस्त धारा की चाल को s मान लो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आप यहां देखना, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा, आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। धारा की दिशा में जाओगे नाव प्लस धारा, धारा के विपरीत जाओगे नाव माइनस धारा। लेकिन क्या हो रहा है, धारा के विपरीत जब जा रहे हैं तो धारा की दिशा की तुलना में दुगुना समय लग रहा है। ठीक है, धारा की दिशा मान लेते हैं 1 समय लग रहा है, धारा के विपरीत दुगुना 2 समय लगेगा, है ना। आप सॉल्व कर लो इसको, तो b + s और ये हो जाएगा 2b और -2s, तो माइनस का b हो जाएगा, माइनस का 3s हो जाएगा। यहाँ से b/s करेंगे तो 3/1 होगा। 3/1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको देखो। एक बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को कितना गुना करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाए? देखिए क्या बोला है, एक बेलन की त्रिज्या r है, आयतन को किससे गुना करें, वॉल्यूम को किससे गुना कर दें कि वक्र पृष्ठ एरिया के बराबर हो जाए। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। मान लिया x से गुना किए तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh। अब देख लो यहाँ से h से h तो हमारा चला गया, पाई से पाई भी चला गया, एक r से एक r भी चला गया, हो गया क्या, हो गया इधर r × x और बराबर 2। आपको तो x का ही मान चाहिए, 2/r हो जाएगा। तो अगर आप वॉल्यूम में 2/r से गुना करेंगे ना तो बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलो इसको देखो जरा, ये क्या है, 1800 रुपये के 6% स्टॉक को 8 अवमूल्य पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा अगर दलाली 1/4 रुपये 4% रही हो? एक काम कीजिए, एक शेयर का जो मार्केट प्राइस कंपनी के द्वारा है वो 100 मान लीजिए। ठीक है, अब एक शेयर को नहीं दिया हो रहा था तो 100 ही मानते हैं, कंपनी के एक शेयर का प्राइस नहीं दिया है तो 100 मानिए। अब एक शेयर को जब हम बेचने जाएंगे तो 100 रुपये तो हमारा प्राइस है, 8 रुपये हमें क्या करना है, डिस्काउंट देना है, साथ ही साथ 1/4% दलाली। एक शेयर का 1/4% निकालने जाएंगे तो 0.25 हो जाएगा। लीजिए 0.25 यहाँ पर आप दलाली दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली बेच करके 91.75। मतलब एक शेयर को अगर आप बेचते हैं 100 रुपये वाली तो आपका 91.75। तो आप सीधे सीधे कहिए ना, 100 रुपये का शेयर को हम बेच रहे हैं 91.75 में, 91.75। तो बताइए जरा, 1800 रुपये का अगर हम शेयर बेचते हैं तो कितने का बेचेंगे? इधर 18 गुना, इधर भी 18 गुना कर दीजिए। 18 गुना जैसे ही करिएगा तो 1651.50। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और इसको देखो। 1500 रुपये का कुछ भाग 5% वार्षिक और
कुछ भाग 8% वार्षिक। 1550 रुपए की धनराशि है। इनमें से इसने क्या किया, कुछ भाग को 5% पे लगा दिया, कुछ भाग को 8% पे लगा दिया। पता चला पूरे पर 3 साल में 300 रुपये, इसका मतलब 100 रुपये हर साल इंटरेस्ट मिला, है ना। 100 रुपये हर साल इंटरेस्ट मिला। तो लीजिए, अगर इसका 5% निकालते हैं तो 5 बचे 25 और 75 और 2 हो जाएगा 77, है ना। तो इतना 1 साल में बनेगा। कब? जब सबको 5% पे लगाया गया हो। अगर सबको 8% पे लगाया जाता तो क्या हो जाता, 15 × 120 और 4 × 124, ये इंटरेस्ट बनता। सबको 8 पे लगाते तो ये इंटरेस्ट, सबको 5 पर लगाते तो ये इंटरेस्ट। लेकिन ना तो हम सबको 8 पे लगाए हैं, ना सबको 5 पर लगाए हैं। तो मेरे दोस्त, हमारा बनने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? तो हमारा बनने वाला जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपये पर ईयर है। सारे पैसे को 5 की रेट पर लगाते तो 1 साल का इंटरेस्ट ये होता। सारे पैसे को 8 की रेट पर लगाते तो 1 साल का इंटरेस्ट ये होता। लेकिन ना तो मैंने सबको 5 पर लगाया है और ना ही मैंने सबको 8 पर लगाया है, इसलिए बनने वाला इंटरेस्ट ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, आइए अब आराम से आप डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लेने आइएगा, 24 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से आप इसको हटाइए, हो जाएगा 22.5। डेसिमल हटाइएगा, 1 जीरो इधर आ जाएगा। ठीक है, 15 से काटिए तो 15 एकम 15 और 15 6 90 और 15 15 है, 16:15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आज की सेवा यहीं पर समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे